नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास का और चैप्टर हमारा चल रहा है विजयनगर साम्राज्य। बहुत महत्वपूर्ण साम्राज्य है दक्षिण भारत के इतिहास का, जो कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमें पढ़ना है। इसका जो टाइम पीरियड है टोटल 1336 ईस्वी से 1646 या 1649 या कहा जाए 1652, तो ये टाइम पीरियड रहा है। अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग इसका टाइम पीरियड है। हालांकि 1646 ईस्वी में ये समाप्त हो गया था। थोड़ा बहुत क्षेत्र जो बचा हुआ था नाम मात्र का, वो 1652 तक चला, इसीलिए ये अलग अलग टाइम पीरियड बताए जाते हैं। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो ये लेक्चर नंबर 22 है। क्रैश कोर्स जो सीरीज चल रही है मध्यकालीन भारत के इतिहास की, ये लेक्चर नंबर 22 है। बहुत डिटेल में बताया जा रहा है, नाम का ही क्रैश कोर्स होगा, पूरा मैप की सहायता से आपको बताया जा रहा है। इससे पहले आपने साल्लू वंश पढ़ लिया। विजयनगर साम्राज्य के अंदर आपको टोटल 4 वंश पढ़ने हैं। संगम वंश पढ़ा आपने, साल्लू वंश पढ़ा, आज हम तुल्लु वंश पढ़ेंगे। तुल्लु वंश की स्थापना वीर नरसिंह के द्वारा की गई थी। इसके आखिरी शासक रहते हैं सदाशिव राय। इन चारों वंशों में सबसे महत्वपूर्ण तुल्लु वंश ही है, क्योंकि कृष्णदेव राय इसी वंश में आएंगे। वीर नरसिंह के छोटे भाई हैं कृष्णदेव राय। इन्हीं का टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके बारे में तो कुछ भी मिस मत कीजिएगा, सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा मैप की सहायता से। जहाँ पर यूज़ होगा मैप भी बताऊंगा मैं आपको। आगे बढ़ने से पहले आप साल्लू वंश जो आपने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। साल्लू वंश की स्थापना संगम वंश के आखिरी शासक प्रौढ़ देव राय की हत्या करने के बाद उनसे शासन छीन लिया गया था। किसके द्वारा? साल्लू नरसिंह के द्वारा। तो साल्लू नरसिंह के द्वारा साल्लू वंश की स्थापना की गई 1485 ईस्वी में, और ये साल्लू वंश बहुत कम समय तक चला, 20 वर्षों तक ये चला। साल्लू वंश की स्थापना साल्लू नरसिंह ने की थी 1485 ईस्वी में, और इस घटना को प्रथम बलापहार कहा जाता है कि संगम वंश को समाप्त करके एक नया वंश शुरू कर दिया गया। तो कहा जा सकता है कि एक नए वंश का उदय हुआ और पहले वाले जो वंश संगम वंश था उसका अपहरण कर लिया गया एक तरीके से। इस घटना को क्या कहा गया? प्रथम बलापहार। लिख लीजिएगा, पूछा जाता है प्रथम बलापहार। इस घटना को प्रथम बलापहार कहा गया। ठीक है, प्रथम बलापहार। और साल्लू नरसिंह 1485 से लेकर 1491 तक शासक रहते हैं विजयनगर साम्राज्य में। और बहमनी साम्राज्य में क्या हो रहा था ये भी आप जान लीजिए। बहमनी साम्राज्य तो आप जानते ही हैं, कृष्ण नदी के मुख्य तौर पर उत्तरी भाग में ये फैला हुआ था, और 1347 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी हमने बता ही दिया था। हालांकि विजयनगर साम्राज्य समाप्त होते ही बहमनी साम्राज्य के बारे में डिटेल में आप देखेंगे। जब इसकी स्थापना हुई थी इन्होंने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया था, लेकिन 1425 ईस्वी के बाद इन्होंने अपनी राजधानी को परिवर्तित कर दिया और बीदर को अपनी राजधानी बना लिया था। हालांकि सब डिटेल में देखेंगे ही, लेकिन ये जान लीजिए ये जो बहमनी साम्राज्य है ये 5 भागों में कुल टूटा था। अलग अलग 5 भागों में ये इसका विखंडन हो गया था। जो ये पूरा साम्राज्य हुआ करता था आपका बहमनी साम्राज्य, तो अलग अलग क्षेत्र में जो सूबेदार नियुक्त किए हुए थे ना, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया था जब बहमनी जो शासक है वो कमज़ोर पड़ गए। तो इस तरीके से ये पूरा साम्राज्य 5 भागों में बट गया था। 3 भाग इसके 1490 ईस्वी के आसपास बट गए थे, जिसमें अहमदनगर, ये अहमदनगर है, बीजापुर और बरार। अहमदनगर, बीजापुर, बरार 1490 ईस्वी में इनका गठन हो गया था। तो बहमनी साम्राज्य के अधीन जो सूबेदार यहाँ नियुक्त किए हुए थे ना, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और एक नया साम्राज्य स्थापित किया। अहमदनगर, दूसरा बीजापुर और तीसरा बरार। इन तीनों में सबसे पहले गठित हुआ था बीजापुर। तो 1490 ईस्वी में उस समय विजयनगर का शासक कौन था? साल्लू नरसिंह था। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको दोनों चीज़ें पैरेलल में जो चल रही हैं सभी चीज़ें आपके दिमाग में बैठी रहें कि विखंडन होना बहमनी साम्राज्य का शुरू हो गया था साल्लू नरसिंह के टाइम पीरियड पर। कब? 1490 ईस्वी में। 1490 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य के 3 टुकड़े हुए थे। इसमें से 3 टुकड़े अलग हो गए थे, बरार, अहमदनगर, बीजापुर।
उसके बाद गोलकुंडा 1518 ईस्वी में अलग हुआ था। और जो बीदर है ये छोटा सा, ये मुख्य तौर पर स्वतंत्र हो गया था 1527 ईस्वी में। हालांकि 1492 ईस्वी के बाद जो बीदर का कासिम बरीद था, जो मुख्यमंत्री हुआ करता था, यहाँ के बहमनी जो सुल्तान थे उनका मुख्यमंत्री हुआ करता था, लेकिन जो सुल्तान थे वो नाम मात्र के ही सुल्तान थे। सारी शक्ति 1492 में ही कासिम बरीद के हाथों आ गई थी। तो एक तरीके से अगर वास्तविक तौर पर देखेंगे तो बीदर 1492 में ही अलग हो गया था एक तरीके से। बस यहाँ पर जो बहमनी सुल्तान थे वो कठपुतली ही थे, उन्होंने जैसे तैसे 1527 ईस्वी तक सरवाइव किया। तो ये जान लीजिए। हालांकि 1492 में ही बहमनी साम्राज्य को अगर समाप्त माना जाए तो भी कोई अचंभव वाली बात नहीं, क्योंकि 1492 के बाद जितने भी बहमनी शासक आए थे बीदर वाले क्षेत्र में ही रहे थे और ये अपने मुख्यमंत्री के अधीन रहे थे। ठीक है, मुख्यमंत्री कासिम बरीद, तो उसके बाद अमीर बरीद, कासिम बरीद का पुत्र अमीर बरीद, ये सब मुख्यमंत्री थे, लेकिन वास्तविक शासक यही माने जाते हैं। और जो सुल्तान हुआ करता था, बहमनी साम्राज्य का जो सुल्तान हुआ करता था वो इन्हीं के अंडर में था, नाम मात्र का ही सुल्तान था, कठपुतली हुआ करता था। तो ऐसे देखा जाए तो बहमनी साम्राज्य 1492 में ही समाप्त हो गया था, लेकिन औपचारिक तौर पर जो बहमनी के जो सभी सुल्तान, जो आखिरी सुल्तान है वो 1527 ईस्वी तक सरवाइव किया, मृत्यु हुई। उसके बाद पूरी तरीके से ये बीदर भी अलग हो गया। तो 1492 से 1527 ईस्वी तक जो बीदर में बहमनी साम्राज्य था, बहमनी सुल्तान थे, वो कठपुतली थे, ये समझ लीजिए। हालांकि जब आगे पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य के बारे में तो और भी आपको अच्छे समझ में आएगा। तो साल्लू नरसिंह के टाइम पीरियड पर बहमनी साम्राज्य के टुकड़े होना शुरू हो गया था। साल्लू नरसिंह की मृत्यु होती है 1491 ईस्वी में। तो इनके जो दो बेटे होते हैं बहुत छोटी उम्र के होते हैं, इसलिए पहले थीमा भोपाला को शासक बनाया जाता है, लेकिन मेन जो शक्ति है, वास्तविक तौर पर जो संरक्षक हैं वो नरसा नायक हैं। ये मंत्री हुआ करते थे साल्लू नरसिंह के, तो मेन गद्दी यही संभाल रहे हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद थीमा भोपाला की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद इम्माडी नरसिम्हा राय नाम के रूप में, मतलब एक तरीके से औपचारिक रूप से शासक बनते हैं, लेकिन वास्तविक गद्दी तो नरसा नायक ही संभाल रहे हैं। जब 1503 ईस्वी में नरसा नायक की मृत्यु हो जाती है और उस समय इम्माडी नरसिम्हा राय बड़े हो गए होते हैं, तो ये कहते हैं कि अब मैं शासक बनूंगा। लेकिन वीर नरसिम्हा राय, जो कि नरसा नायक का पुत्र था, ये कहता है कि नहीं, मेरे पिता शासक थे और मैं शासक बनूंगा। लेकिन 2 वर्षों तक शासक 1500 कहा जाए 3 ईस्वी से 1505 ईस्वी तक इम्माडी नरसिम्हा राय ये शासक बने रहते हैं, लेकिन इनकी हत्या कर दी जाती है वीर नरसिम्हा राय के द्वारा। और उसके बाद ये एक नए वंश की शुरुआत करते हैं, तुल्लु वंश। तो वही हमें आज पढ़ना है, वीर नरसिम्हा राय के द्वारा जो वंश की स्थापना की गई है, तुल्लु वंश। आपको कहानी सभी समझ में आ गई होगी। तो तुल्लु वंश में कौन कौन से शासकों के बारे में पढ़ना है? मुख्य तौर पर 4 शासकों के बारे में ही पढ़ना है। वीर नरसिम्हा राय, अभी जो आपने पढ़ा, जिसने तुल्लु वंश की स्थापना की। इम्माडी नरसिम्हा राय की हत्या कर दी गई थी 1505 ईस्वी में, तो 1503 से 1505 तो उनके अधीन ही था ये, और 1505 से ही स्वतंत्र रूप से इसने तुल्लु वंश की स्थापना की थी, और 1505 से 1509 ईस्वी तक इसने शासन किया। उसके बाद इसका भाई, छोटा भाई कृष्णदेव राय 1509 से 1529 तक शासन करते हैं। उसके बाद अच्युत देव राय, ये कृष्णदेव राय का चचेरा भाई था, अच्युत देव राय, वो 1529 से 1542 तक शासन करता है। और कुछ दिनों के लिए अच्युत देव राय का पुत्र वेंकट प्रथम आया था, लेकिन राम राय की सहायता से कुछ दिनों के बाद कृष्णदेव राय के पुत्र सदाशिव राय को शासन दे दिया गया। यहाँ पे देखिए तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। पहले तुल्लु वंश में कौन बने हैं? वीर नरसिम्हा राय।
उसके बाद उनका छोटा भाई कृष्णदेवराय सबसे महान है, सबसे महान, पूरे विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक कृष्णदेवराय हैं। तो कृष्णदेवराय ये छोटे भाई हैं वीर नरसिम्हा राय के। अब वीर नरसिम्हा राय की जब मृत्यु होती है उसके बाद इनका जो चचेरा भाई था अच्युत देव राय वो शासक बनता है, क्योंकि कृष्णदेव राय का जो पुत्र था सदाशिव राय ये बहुत छोटी उम्र का था और कृष्णदेव राय का जो बड़ा बेटा था उसकी हत्या कर दी गई थी। तो अच्युत देव राय उसके बाद शासक बनता है। लेकिन अच्युत देव राय के बाद ये अपना उत्तराधिकारी वेंकट प्रथम को घोषित करता है, लेकिन राम राय कृष्णदेव राय का दामाद था। ये कौन था? दामाद था। तो राम राय की सहायता से सदाशिव राय को शासन दे दिया जाता है, इसे शासक बना दिया जाता है। जब राम राय की सहायता से सदाशिव राय को शासन दिया जाता है तो वास्तविक तौर पर जो शासन चला रहे होते हैं वो राम राय चला रहे होते हैं। कौन चला रहे होते हैं? राम राय ही चला रहे होते हैं। तो जो आपको हमने बहमनी साम्राज्य जो 5 भागों में अब तक बंट चुका था, उन्होंने अपने आप को मिलाया, अपने आप को एक संघ बनाया, सबने मिलकर राम राय पे हत्या कर दी, विजयनगर साम्राज्य पे हमला कर दिया और राम राय की हत्या कर दी गई। जब राम राय की हत्या हो गई तो राम राय का भाई जो तिरुमल था वो सदाशिव को उठा ले आया पेनिकोंडा में, विजयनगर से उठाकर वो पेनिकोंडा ले आया और एक नया वंश की शुरुआत करेगा, आरवीडू वंश। कौन सा? आरवीडू वंश। वो आगे चलकर आप पढ़ेंगे आरवीडू वंश में। तो अभी की कहानी आपको समझ में आई कि नहीं? ये कहानी एक बार आप समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ें तब आपको सब कुछ याद होता रहेगा। तुल्लु वंश की स्थापना वीर नरसिम्हा राय के द्वारा हुई। इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो इनका छोटा भाई कृष्णदेव राय शासक बनता है। कृष्णदेव राय की मृत्यु के समय इनका बेटा जो सदाशिव राय था बहुत छोटी उम्र का था, इसलिए इनका चचेरा भाई अच्युत देव राय शासन संभालता है। ये कृष्णदेव राय की ही इच्छा थी कि उनका चचेरा भाई जो अच्युत देव राय है वो शासक बने। अच्युत देव राय की मृत्यु के बाद इनका बेटा कुछ दिनों के लिए शासक बनता है, लेकिन कृष्णदेव राय के जो दामाद थे राम राय, इनकी सहायता से सदाशिव राय को शासन दे दिया जाता है। लेकिन जब सदाशिव राय का शासन चलता है 1542 से 1570 ईस्वी तक, तो इसमें 1542 से 1565 तक जो शासन व्यवस्था है वो इन्हीं के हाथ में रहती है, राम राय के हाथ में रहती है। अब 1565 ईस्वी में ऐसा युद्ध होता है, भयानक युद्ध होता है कि विजयनगर साम्राज्य एक तरीके से समाप्ति हो जाता है। उसे तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है। उसमें जो बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बटा हुआ था, तो उनमें से 4 जो साम्राज्य थे, 4 साम्राज्य ने गुट बनाया और विजयनगर साम्राज्य पे हमला कर दिया और इसमें राम राय की हत्या कर दी गई। और इस तरीके से तुल्लु वंश समाप्त हो जाता है और तिरुमल जो सदाशिव को उठाकर विजयनगर साम्राज्य से वो पेनिकोंडा ले आता है और वहाँ पे नए वंश की शुरुआत करेगा 1570 ईस्वी तक। 1570 ईस्वी से तिरुमल एक नए वंश की शुरुआत करेगा, आरवीडू वंश, आखिरी वंश होगा। कहानी समझ में आई आपको? तो बहमनी साम्राज्य ये 5 भागों में बटा हुआ था। अब देखिए 1527 ईस्वी भी अब समाप्त हो गया था। जब कृष्णदेव राय की मृत्यु हुई तो 1529 हो गया था। उसके बाद अच्युत देव राय शासक बनते हैं। उसके बाद जब सदाशिव राय बनते हैं तो वास्तविक गद्दी राम राय के हाथों होती है। अब तक ये 5 भागों में बट गया है बहमनी साम्राज्य। अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा और बरार। इसमें से अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा ये चारों गुट बनाते हैं और तालीकोटा एक स्थान है कर्नाटक में, वहाँ पर एक युद्ध होता है विजयनगर की सेना के बीच में। ये चारों एक तरफ होते हैं और विजयनगर की सेना एक तरफ होती है। उस सेना का नेतृत्व राम राय कर रहे होते हैं। इनको घेर कर मार दिया जाता है। इसके बाद ये मान लिया जाता है कि विजयनगर साम्राज्य वास्तविक तौर पर यहीं पर समाप्त हो गया था। लेकिन छोटा मोटा साम्राज्य संभालता है तिरुमल, एक नए वंश की शुरुआत करता है आरवीडू, कुछ वर्षों तक चलेगा, उसके बाद ये भी समाप्त हो जाएगा। तो अब हम
शुरुआत से डिटेल में पढ़ते हैं वीर नरसिम्हा राय के द्वारा। ठीक है, वीर नरसिम्हा राय के बारे में पढ़ते हैं। वीर नरसिम्हा राय के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि तुलु वंश की स्थापना इन्होंने की थी। तुलु वंश की स्थापना कब हुई थी? 1505 ईस्वी में की थी। याद रखिए 1505, क्योंकि 1503 से लेकर 1505 तक इमाड़ी नरसिम्हा थे जो कि सालु वंश के शासक थे। उनकी हत्या जब वीर नरसिम्हा राय करते हैं तब जाकर तुलु वंश की ये स्थापना करते हैं। इन्हें भुजबल की उपाधि दी गई है। इन्होंने भुजबल की उपाधि ग्रहण की है, जिनकी भुजाओं में बल हो, तो भुजबल की उपाधि इन्होंने ग्रहण की है। इनके बारे में बस इतना ही आपको याद रखना है। इसके बाद आते हैं इनके छोटे भाई कृष्णदेव राय। इनके छोटे भाई कृष्णदेव राय, जिनका टाइम पीरियड 1509 से 1529 ईस्वी तक रहता है। ये तस्वीर देख लीजिए, बहुत ही महान शासक हैं ये। उस समय के जब इनका टाइम पीरियड चल रहा है 1509 से 1529 के बीच में, पूरे भारत में देखा जाए सबसे बड़ा साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य था और सबसे बड़ा शासक उस समय कृष्णदेव राय ही थे। उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय के सबसे बड़े शासक कृष्णदेव राय हैं। और अगर ओवरऑल जो बड़े शासकों की आप एक लिस्ट बनाएंगे, टॉप 10 लिस्ट बनाएंगे, तो टॉप 10 लिस्ट में ज़रूर कृष्णदेव राय का नाम होगा। इतने बड़े शासक थे ये। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ, बाबर ने जो अपनी पुस्तक लिखी है बाबरनामा या तुजुके बाबरी जो आप कहते हैं, उसमें सबसे बड़ा हिंदू शासक अगर किसी को बताया है तो वो कृष्णदेव राय को बताया है। तो बाबर ने भी अपनी पुस्तक में कृष्णदेव राय की चर्चा की है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े साम्राज्य के ये मालिक हैं, कितना बड़ा इनका साम्राज्य होगा। इनकी कई उपाधियां हैं, जैसे आंध्र भोज, अभिनव भोज और यवन राज स्थापनाचार्य। यवन राज स्थापनाचार्य बहुत महत्वपूर्ण इनकी उपाधि है। ये इन्होंने एक खास काम किया था तब जाके ग्रहण की थी। मैं आपको समझाता हूँ वो खास काम क्या था। आप ये देख रहे हैं ना, 1490 ईस्वी में अहमदनगर अलग हो गया, 1490 में बीजापुर अलग हो गया, 1490 तक बरार अलग हो गया। अब ये गोलकुंडा बीदर वाला जो क्षेत्र बहमनी साम्राज्य के अधीन था, इतना क्षेत्र। लेकिन 1492 ईस्वी में हुआ ये कि जो बहमनी सुल्तान थे उनका जो मुख्यमंत्री था, उनका जो कासिम बरीद मुख्यमंत्री था, वो वास्तविक तौर पर सत्ता को हथिया लेता है और कठपुतली बना देता है। किसे? बहमनी सुल्तान को कठपुतली बना देता है। एक टाइम ऐसा आता है कि जो कासिम बरीद का जब बेटा आगे आता है ना, अमीर बरीद, वो भी बहमनी सुल्तानों को अपनी कठपुतली बनाकर रखता है। तो जो बहमनी सुल्तान उस समय थे, महमूद शाह बहमनी द्वितीय, इनको कैद कर लिया जाता है इन्हीं के मुख्यमंत्री अमीर बरीद के द्वारा। बीदर में कैद कर लिया जाता है अमीर बरीद के द्वारा, जो कि मुख्यमंत्री ही था महमूद शाह बहमनी द्वितीय का। तब बीदर पर आक्रमण किया जाता है किसके द्वारा? कृष्णदेव राय के द्वारा। कृष्णदेव राय के द्वारा बीदर पर आक्रमण किया जाता है और महमूद शाह बहमनी द्वितीय को रिहा करवाया जाता है और दोबारा से सुल्तान बना दिया जाता है। भले ही वो नाम मात्र का सुल्तान था, आखिर वास्तविक सत्ता अमीर बरीद के ही हाथों में थी, लेकिन ऐसा काम जब कृष्णदेव राय ने किया तब जाकर ये जो उपाधि थी वो ग्रहण की, यवन राज स्थापनाचार्य। उसके बाद समय बीतता गया, 1518 ईस्वी में गोलकुंडा भी अलग हो गया। अब बीदर ही रह गया था और बीदर में भी आप जानते ही हैं कि अमीर बरीद जो मुख्यमंत्री है, इसी के हाथों में ही वास्तविक सत्ता है और जो बाकी बहमनी शासक है वो कठपुतली हैं। लेकिन धीरे धीरे अलग अलग शासक आते हैं, बहमनी शासक, वो जो कठपुतली बने रहते हैं और 1527 ईस्वी में ये भी समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद अमीर बरीद के जो उत्तराधिकारी होते हैं ना, वो पूरा एक स्वतंत्र शासन संभालते हैं बीदर में। समझ में आ गया होगा आपको? हाँ, जब आप बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे और डिटेल में आप पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। बस फिलहाल ये याद रखिए, कृष्णदेव राय ने एक बहमनी जो शासक महमूद शाह बहमनी द्वितीय की सहायता की थी, इनको
जो है इन्हीं के मुख्यमंत्री के चंगुल से निकाला था, अमीर बरीद के चंगुल से निकाला था, जेल से रिहा करवाया था। इसी कारण से कृष्णदेवराय ने यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि ग्रहण की थी। याद हो जाएगा इतना। उसके बाद याद रखिए, जो यहाँ पर उड़ीसा में गजपति शासक थे, उस समय जो गजपति शासक थे कृष्णदेवराय के टाइम पीरियड पर समकालीन इनके, वो प्रताप रुद्र देव थे। तो कृष्णदेवराय ने प्रताप रुद्र देव को कम से कम 4 बार हराया। हालांकि ये देखा जाए 1512 ईस्वी संघर्ष शुरू हो गया था। 1512 से 1518-19 ईस्वी के आसपास देखेंगे तो इस बीच कम से कम 4 बार प्रताप रुद्र देव को हराया था कृष्णदेवराय ने। इसलिए प्रताप रुद्र देव ने हार कर अपनी बेटी का विवाह कृष्णदेवराय से कर दिया। एक संधि हुई जिसमें प्रताप रुद्र देव को अपनी बेटी की शादी कृष्णदेवराय के साथ करनी पड़ी। याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो पुर्तगाली थे वो कृष्णदेवराय से संधि करना चाहते थे, लेकिन कृष्णदेवराय संधि करने को तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में तैयार हो गए जब कृष्णदेवराय ने देखा 1510 ईस्वी में जो पुर्तगाली हैं उन्होंने बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया है। बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया है। अब गोवा जो समुद्र के किनारे था ये छीन लिया है, तो कृष्णदेवराय को लगा कि अब गोवा इनके अधीन आ गया है और जो घोड़ों का व्यापार होगा इस बंदरगाह से, इस क्षेत्र से, वो अब किया जा सकता है अगर पुर्तगालियों से संधि कर ली जाए। तो इस कारण से कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों से संधि की थी। और जो पुर्तगाली यात्री, 2 पुर्तगाली यात्री थे जिनका नाम बारबोसा और डोमिंगो पायस था, ये विजयनगर की यात्रा पर आए थे कृष्णदेवराय के टाइम पीरियड पर। कृष्णदेवराय का टाइम पीरियड जब चल रहा था तब बारबोसा और डोमिंगो पायस विजयनगर की यात्रा पर आए थे। ये सब याद रखिए आप। इसके बाद कृष्णदेवराय के बारे में आपको याद रखना है कि 1520 ईस्वी में बैटल ऑफ रायचूर लड़ा गया था। रायचूर आप जानते हैं कि कृष्ण नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो क्षेत्र था वो रायचूर दोआब कहलाता था। तो कृष्णदेवराय ने रायचूर दोआब पर कब्जा कर लिया था, जो कि विजयनगर साम्राज्य से पहले छीन लिया गया था। आप जानते ही हैं बहमनियों ने छीन लिया था, लेकिन ये रायचूर दोआब अभी बीजापुर के ही हाथों में था और बीजापुर के शासक, बीजापुर के सुल्तान को बैटल ऑफ रायचूर में हराया। बैटल ऑफ रायचूर, जो रायचूर का युद्ध है 1520 ईस्वी में लड़ा गया था, इसमें कृष्णदेवराय की जीत हुई और रायचूर पर कब्जा कर लिया। जो कृष्णदेवराय थे ये खुद तो विद्वान थे ही, और इनके दरबार में बहुत सारे विद्वान रहते थे। इनके दरबार में 8 बहुत ही महान विद्वान रहते थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। अष्ट दिग्गज इन्हीं के दरबार में रहते थे। वो अष्ट दिग्गज कौन है, इनका 2 नाम आप याद रख लीजिए। 2 अष्ट दिग्गजों का नाम याद रख लीजिए, अलसनी पेंडन और तेनाली रामकृष्ण। तेनाली रामकृष्ण की जो रचना है वो परीक्षा में पूछी जाती है। पांडुरंग महात्म, ये तेनाली रामकृष्ण की रचना है। ये 8 के 8 जो विद्वान कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे, इनका नाम मैंने लिख दिया है, लेकिन 2 नाम महत्वपूर्ण हैं, आप याद कर सकते हैं, अलसनी पेंडन और तेनाली रामकृष्ण। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। इसके बाद आपको ये याद रखना है कि कृष्णदेवराय ये खुद भी एक विद्वान थे। इन्होंने खुद भी कई पुस्तकें लिखी हैं, जैसे आमुक्त मालपद। आमुक्त मालपद ये तेलुगु भाषा में लिखी हुई है, और इसके अलावा जाम्बवती कल्याणम ये संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। ये सबसे ज़्यादा बार पूछी जाती है, ये और ये पूछी जाती है। आमुक्त मालपद जो कि तेलुगु भाषा में लिखी गई है, जाम्बवती कल्याणम जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसके अलावा उषे परिणय लिखी गई है, इसको भी संस्कृत भाषा में लिखा है। जाम्बवती कल्याणम और उषा परिणय संस्कृत भाषा में रचना है, और आमुक्त मालपद ये तेलुगु भाषा में रचना है। ठीक है। इसके अलावा नागलपुर, इनकी माता का नाम था, तो अपनी माता के नाम से इन्होंने एक नगर बसाया था, नागलपुर नगर बसाया था। कौन सा नगर? नागलपुर नगर बसाया था इनकी माता के नाम पर। इस नगर को हासपेट नगर भी कहा जाता है, कर्नाटक क्षेत्र में पड़ता है ये। ठीक है, कर्नाटक क्षेत्र में पड़ता है, तुंगभद्रा नदी के किनारे है। तो
पुर जो नगर है वो किसके द्वारा बसाया गया? कृष्णदेव राय के द्वारा बसाया गया अपनी माता की याद में। इस नगर को हॉस्पेट नगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉस्पेट नगर भी कहा जाता है। और कृष्णदेव राय ने हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर, ये हम्पी में ही है, अर्थात विजयनगर जो जगह है जिसे हम्पी भी कहा जाता है, वहाँ पे है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे। कृष्णदेव राय ने क्या बनवाया था? कौन से मंदिर बनवाए थे? हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर। ये तस्वीर देख लीजिए, ये हजारा मंदिर की तस्वीर है और ये विट्ठल स्वामी की तस्वीर है। विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर, ये किसके द्वारा बनवाया गया? कृष्णदेव राय के द्वारा बनवाया गया। सभी महत्वपूर्ण जानकारी है इनके बारे में, कुछ भी मत मिस कीजिएगा। अगर पूरा आप ना पढ़ पाएँ पूरा विजयनगर साम्राज्य, हालांकि बहुत इजी है, अगर पूरा पढ़ लें तो अच्छी बात है। अगर ना पढ़ पाए तो कृष्णदेव राय के बारे में तो आप ज़रूर पढ़ के जाइए। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई थी, लेकिन मैं आपको बताऊं 1524 ईस्वी तक, 1509 ईस्वी से लेकर 1524 ईस्वी तक 15 वर्षों में इतना बड़े बड़े काम कर दिए थे कृष्णदेव राय ने कि 1524 ईस्वी में सब कुछ जीत लिया था इसने, अपने आसपास वाला क्षेत्र। तो 1524 ईस्वी में इसने अपने पुत्र, जो बड़ा पुत्र थे तिरुमला राय, इनको युवराज बना दिया था। खुद आराम करते थे और अपने पुत्र तिरुमला राय को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। लेकिन कुछ वर्षों के बाद तिरुमला राय को जहर दे दिया जाता है, दरबार में किसी के द्वारा जहर दे दिया जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। और 1529 में जब कृष्णदेव राय की मृत्यु होती है तो उससे पहले ये अपने चचेरे भाई को, जिनका नाम था अच्युत देव राय, उन्हें शासक नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, अपने चचेरे भाई को उत्तराधिकारी इन्होंने बना दिया था, अच्युत देव राय। तो अब पढ़ेंगे अच्युत देव राय के बारे में। 1529 से 1542 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड रहता है। इनके टाइम पीरियड पर एक पुर्तगाली यात्री था नुनीज, वो भारत आया था 1535 ईस्वी में। 1535 से 1537 ईस्वी तक भारत में रहा था। उस पुर्तगाली का नाम था नुनीज, बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। अच्युत देव राय ऐसे शासक हुए हैं जिनका 2 बार राज्याभिषेक करवाया गया, एक तिरुपति में और दूसरा कालाहस्ती में। तिरुपति और कालाहस्ती में, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में। तो इनका 2 बार राज्याभिषेक करवाया गया। और राजनाथ डिडिम ये इनके दरबारी कवि थे। अच्युत देव राय के दरबारी कवि का क्या नाम था? राजनाथ डिडिम। इनके दरबार में कौन से यात्री आए थे? नुनीज, पुर्तगाली यात्री नुनीज आए थे। इन्होंने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था, तिरुपति और कालाहस्ती में। याद हो जाएंगी सारी चीज़ें। अब इसके बाद आते हैं सदाशिव राय। सदाशिव राय ये कृष्णदेव राय के पुत्र हैं। ये कौन है? कृष्णदेव राय के पुत्र हैं। सदाशिव राय के बारे में आपको याद रखना है कि सदाशिव राय गद्दी पर बैठे थे राम राय की सहायता से। राम राय कृष्णदेव राय के दामाद हैं। इन्हीं की सहायता से सदाशिव राय को गद्दी पर बैठाया जाता है। लेकिन वास्तविक तौर पर जो शासन करते हैं वो राम राय ही करते हैं। वास्तविक तौर पर जो शासक हैं वो कौन है? राम राय ही करते हैं। सदाशिव राय जब शासक थे ना, तो उस समय राम राय ने अपनी सेना में बहुत सारे मुसलमानों को नियुक्त कर लिया था। और 2 गिलानी भाई थे, 2 मुस्लिम जिन्हें गिलानी भाई कहा जाता है, गिलानी ब्रदर्स, इन्हें ऊंचे पद पर बैठा दिया था। यही सबसे बड़ी गलती की थी राम राय ने। तो राम राय ने कई सारे मुसलमानों को अपनी सेना में भर्ती कर दिया था। तो राम राय के टाइम पीरियड पर, अर्थात सदाशिव राय के टाइम पीरियड पर 4 जो बहमनी से टूटकर अलग साम्राज्य बना है, अहमदाबाद, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा, ये एक गुट बनाते हैं और ये स्ट्रेटजी करते हैं कि चलिए विजयनगर पर आक्रमण किया जाता है। बरार को भी साथ में लाया गया था, लेकिन बरार ने मना कर दिया था। बरार का अहमदनगर से कुछ जो है पंगा था और गोलकुंडा से भी कुछ पंगा था, इसलिए बरार ने मना कर दिया, बरार इसमें शामिल नहीं हुआ। तालीकोटा कर्नाटक में जगह पड़ती है। इस जगह पर
इसी के बगल में राक्षसी तंगड़ी जगह है, बन्नी हट्टी भी जगह है। तो इस युद्ध को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, तालीकोटा का युद्ध या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध। 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था। इसमें 4 राज्यों के सुल्तान थे, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा और अहमदनगर, और दूसरी तरफ विजयनगर साम्राज्य की सेना थी जिसका नेतृत्व राम राय कर रहे थे, क्योंकि सदाशिव राय ये छोटे थे और वास्तविक तौर पर राम राय ही गद्दी पर बैठे हुए थे। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की जो सेना थी वो अच्छा काम कर रही होती है, लेकिन ऐन मौके पर गिलानी जो ब्रदर्स थे विजयनगर साम्राज्य की सेना में थे, इन्होंने धोखा दे दिया और ये जो बाकी जो 4 सुल्तान थे ना, इनकी फेवर में आ गए। इसी कारण से हार का सामना करना पड़ा तालीकोटा युद्ध में और राम राय को घेर लिया गया। और राम राय को घेर लिया गया तो अहमदनगर जो है ना, अहमदनगर के जो उस समय जो सुल्तान थे उसने राम राय का गला काट दिया। उसका नाम था हुसैन निजाम शाह प्रथम। हुसैन निजाम शाह के द्वारा राम राय का गला काट दिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। उनकी जब हत्या की गई तो तिरुमल भी उसी युद्ध में था। तिरुमल वहाँ से खसक गया और सदाशिव राय को उठाकर वहाँ से विजयनगर साम्राज्य से, या विजयनगर जो राजधानी थी वहाँ से उठाकर उसे पेनुकोंडा ले गया। पेनुकोंडा भी कर्नाटक में ही पड़ता है। पेनुकोंडा ले गया और पेनुकोंडा को नई राजधानी बनाकर एक नया वंश वो शुरू करेगा। तो इस तरीके से 1565 ईस्वी में ही जो विजयनगर साम्राज्य था एक तरीके से समाप्ति हो गया है। अब छोटा मोटा जो क्षेत्र बचेगा वो तिरुमल के द्वारा संभाला जाएगा और एक नए वंश की शुरुआत की जाएगी, आरवीडू वंश की। 1565 ईस्वी में तिरुमल सदाशिव को उठार ले आया और 1565 से 1570 तक 1565 से 1570 तक सदाशिव राय को नाम मात्र का शासक बनाया और 1570 ईस्वी में तिरुमल ने सदाशिव राय की हत्या कर दी। तब जाकर एक नए वंश की शुरुआत की। इसे कहा जाता है तृतीय बलापहार। क्या कहा जाता है? तृतीय बलापहार। समझ गए होंगे आप। जब संगम वंश को समाप्त करके सुल्लू वंश आया था तब वो घटना प्रथम बलापहार कहलाई। जब सुल्लू वंश को समाप्त करके तुल्लु वंश आया था तो द्वितीय बलापहार। जब तुल्लु वंश को समाप्त करके तिरुवल एक नए वंश की शुरुआत करेंगे जिसे आरवीडू वंश कहा जाएगा, उसे तृतीय बलापहार कहा जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, याद करने में कोई कठिनाई नहीं है इसमें। इसके अलावा इस युद्ध का जो वर्णन है एक यूरोपीय यात्री सेवल ने किया है। सेवल की एक पुस्तक है विजयनगर ए फॉरगॉटन एम्पायर। ये पुस्तक का नाम है विजयनगर ए फॉरगॉटन एम्पायर। इस पुस्तक के द्वारा यूरोपीय यात्री सेवल ने इस पूरी घटना का वर्णन किया है। तो कहा जा सकता है कि जो उस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था वो सेवल था और इसने अपनी पुस्तक विजयनगर ए फॉरगॉटन एम्पायर में पूरा वर्णन किया है। तालीकोटा युद्ध समाप्त होने के बाद एक और विदेशी यात्री आया था जिसका नाम है सीजर फ्रेडरिक। वो भी आया था और इसने इस युद्ध का वर्णन किया है। अब राम राय की जब मृत्यु हो जाती है तो राम राय का जो भाई तिरुमल है वो सदाशिव को लेकर पेनुकोंडा आ जाता है। कहाँ पे? पेनुकोंडा आ जाता है और यहाँ से शासन करना प्रारंभ करता है। और 1570 ईस्वी में 5 वर्ष बाद 1570 ईस्वी में सदाशिव राय की हत्या करने के बाद तिरुमल एक नए वंश की शुरुआत करता है, आरवीडू वंश। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। इसके बाद आरवीडू वंश हम पढ़ते हैं जिसके संस्थापक तिरुमल होंगे। चलिए, इसके क्लास नोट श्री एजुकेशन ऐप पर हैं, वो ले लीजिएगा। उसके बाद आप अच्छे से पढ़िए, वीडियो लेक्चर देखिए और रिवीजन के लिए क्लास नोट्स का इस्तेमाल कीजिए। प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। थैंक यू।